हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वर्षा एक बहुत ही सिंपल, धार्मिक और पूजा पाठ करने वाली लड़की थी। उसे जगह जगह जाकर धार्मिक जगहों पर घूमना बहुत पसंद था। वर्षा अपनी माँ शारदा के साथ रहती। वर्षा की दो सहेली थी, एक का नाम रिया तो दूसरी का नाम नीलम था। ऐसे ही एक रोज रिया वर्षा से मिलने उसके घर आती है। यार रिया, कहीं घूमने चले क्या? बहुत दिनों से कहीं गए नहीं है घूमने। मुझे इस बार ऐसी जगह जाना है जहाँ जाकर मेरी आत्मा खुश हो जाए। मुझे किसी जगह के बारे में बता कि मुझे कहाँ जाना चाहिए घूमने। देख वर्षा, मुझे इतना सब कुछ तो मालूम नहीं है धामों के बारे में, पर तू केदारनाथ जा सकती है। बहुत ही खूबसूरत धाम है वो। दूर दूर से भक्त आते हैं बाबा के दर्शन के लिए। ठीक है, फिर तेरे कहने पे एक बार जरूर जाऊंगी केदारनाथ जी की यात्रा पर। मुझे भी तो देखना है क्या है ऐसा। मैं पहले सर्च करूंगी फिर जाऊंगी। आंटी को भी लेकर जाएगी क्या? देख, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, बहुत मुश्किल रास्ता है केदारनाथ जी का। केदारनाथ के दर्शन करना आसान बात नहीं है। उनकी अगर इच्छा होगी तो ही तू वहाँ तक पहुँच पाएगी। मैंने कहा ना, पहले मैं सर्च करूंगी और फिर सोचूंगी माँ को ले जाऊं या नहीं। इस बात को भी सोचना पड़ेगा, लेकिन मैं तो जरूर जाऊंगी। दोनों एक दूसरे से केदारनाथ यात्रा की बात ही कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद वर्षा को उसकी दोस्त नीलम, जो एक सोशल मीडिया स्टार थी, वर्षा को कॉल करती है और कहती है, कहाँ है अभी तू? घर पर हूँ बहन। क्यों, क्या बात हो गई? ठीक है, मैं आ रही हूँ मिलने। तू घर पर ही रहना, कहीं जाना नहीं, समझी? हाँ हाँ, घर पर ही रहूंगी। और कहाँ जाऊंगी मैं? कहीं जाने के लिए कोई साथ में भी तो होना चाहिए ना। तू बेफिक्र रह, मैं घर पर ही हूँ। हाँ, तू थोड़ा कम बोल ले। मुझे पता है तू कितना घर पर रहती है। हाँ ठीक है, जल्दी आजा, वरना मैं और रिया कहीं जाने वाले हैं, हमें लेट हो जाएगा। इतना बोलकर वर्षा फोन रख देती है और कुछ देर बाद नीलम भी वहाँ पहुँच जाती है और तीनों बातें करने लगते हैं। देख नीलम, मैं कहीं जाने वाली हूँ और मैं चाहती हूँ इस बार तू और रिया दोनों मेरे साथ चलो। लेकिन जाना कहाँ है वो तो बता पहले मेरी माँ। केदारनाथ जी की यात्रा पर जाना चाहती हूँ। चलना है तो बता, वरना मैं अकेली भी जा सकती हूँ। हाँ, हमें पता है तू दबंग है, एक ही 100 के बराबर है। हाँ हाँ चल, अपनी अम्मा को मत सिखा। तुम दोनों ही सारा फैसला कर लो, सबसे लास्ट में बोलूंगी मैं। नहीं, तू ही पहले बोल। नहीं, दोनों अपना पहले डिसाइड कर लो, फिर मैं बोलूंगी। ठीक है, फिर तू भी हमारे साथ चल रही है? ओ बड़ी अम्मा, पहले नीलम से तो पूछ, हमारे साथ जाएगी या नहीं? हाँ जाऊंगी, मैंने इसीलिए वर्षा को कॉल किया था। किस लिए कॉल किया था? केदारनाथ जी की यात्रा के लिए। अच्छा, इसका मतलब तू हमारे साथ जाएगी? ये मजा ही आ जाएगा इस ट्रिप में तो। वर्षा के इतने तेज से चिल्लाने पर उसकी माँ शारदा वहाँ आ जाती और उनको ऐसे देखकर खुश होते हुए पूछती है, अरे ऐसे कैसे हो गया? किस बात की इतनी खुशी मनाई जा रही है भाई? मुझे भी कोई बताने का कष्ट करेगा। माँ, हम केदारनाथ जी की यात्रा पर जा रहे हैं। हम? कौन कौन जा रहे हो? हम 3 दोस्त। हाँ, अगर आपको भी चलना है तो चल सकती हो, लेकिन मैं बता दूं, हम केदारनाथ जी की यात्रा पर पैदल यात्रा करने वाले हैं। पैदल यात्रा ही करनी चाहिए तुम सबको। और रही मेरी बात, शायद अभी मेरा बुलावा आया नहीं है। अभी तुम 3 दोस्त ही चले जाओ, मैं फिर कभी चली जाऊंगी। माँ, आप भी साथ चलो ना, बहुत मजा आएगा आपको भी हमारे साथ। भोले का बुलावा आएगा तो मैं जरूर पहुंच जाऊंगी उनके पास बेटा। और कुछ दिन बाद तुम्हारी मौसी और उनके बच्चे आ रहे हैं, इसलिए मुझे घर पर ही रहना पड़ेगा। ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। फिर तुम सब अब अपनी तैयारी करना शुरू कर दो। ओके नीलम और रिया, अब ये बताओ कि कब निकलना है? तैयारी भी करनी है हमें। वर्षा, नीलम और रिया तीनों केदारनाथ जी की यात्रा की तैयारी करती हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद वो तीनों अपने घर से केदारनाथ की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। सुनो दोस्तों, हम तीनों निकल तो पड़े हैं, लेकिन ये किसी ने सोचा है हम कैसे जाएंगे केदारनाथ धाम तक? वर्षा की बात सुनकर रिया कहती है, पागल, कैसे जाएंगे? मतलब बस या फिर ट्रेन से जाएंगे? और क्या, इस लड़की को इतना भी नहीं पता क्या? बेवकूफ कहीं की। मेरे बोलने का मतलब ये है, क्या हम यहीं से पैदल यात्रा करें? ये पागल। अरे सच्ची बहुत मजा आएगा। अगर पहले पता होता तो पागलों जैसी हरकतें करेगी, कसम से अपना खुद मैं देख लेती। रिया, तू क्या बोलती है?
ये क्या बोलेगी, ये भी यही बोलेगी। अगर पता होता तो अपना खुद का खुद देख लेती, पर तेरे जैसे पागलों की तरह हरकत कभी नहीं करती। ठीक है फिर, तुम दोनों को क्या कहना है मुझे बताओ, मैं भी वही करूँगी। करूँगी क्या, तुझे करना ही पड़ेगा। तीनों की रजामंदी से तीनों ट्रेन से केदारनाथ धाम जाने का तय करते हैं। अब तीनों अपना केदारनाथ का सफर शुरू करते हैं। पहले वो ऋषिकेश पहुंचते हैं, फिर गुप्तकाशी और वहां से सोनप्रयाग पहुंचते हैं। वहीं रात गुजारने का तय करते हैं। तभी वर्षा कहती है, यार कितनी दूर है, उफ, हम पैदल आते तो शायद दर्शन भी नहीं कर पाते। हाँ, और हम सब की यात्रा यहीं खत्म हो जाती है। तेरे चक्कर में हमारा तो ऊपर जाने का टिकट होते होते रह गया। सॉरी यार, मुझे पता नहीं था। और सुनना, कहीं बाहर चलें? क्यों, तूने सर्च नहीं किया? घर पर तो तू बहुत फेंक रही थी। सब सर्च करूंगी तभी जाने का फैसला करूंगी। अब क्या हुआ, सर्च क्यों नहीं किया? भूल गई क्या? यार भूल गई थी। ओह, भूल गई थी। यही काम अगर मैं करती तो पता नहीं कितने अंगारे बरसाते मेरे ऊपर। चलना बाहर, कितना ताना मारेगी मुझे, मैं तेरी दोस्त नहीं हूँ। हाँ, बस भी कर। मस्का कल के लिए बचा कर रख, ब्रेकफास्ट में यही खाएंगे। रिया के इतना बोलने के बाद तीनों बाहर घूमने लग जाती हैं और वर्षा की दोस्त नीलम वीडियो बनाने लगती है। नीलम को ऐसा करता देख वर्षा कहती है, नीलम ये क्या कर रही है, यहाँ क्यों वीडियो बना रही है? यहीं से शुरुआत करूंगी, अपने केदारनाथ की यात्रा का वीडियो बनाना। मेरे फैंस को सब पता चलना चाहिए, इसलिए। गलत बात है नीलम, हम दर्शन करने आए हैं ना कि तुम्हारी वीडियो बनाने के लिए। तभी बंद करो ये सब। ओ चुप हो जाओ, मैं क्यों बंद करूँ वीडियो बनाना, सब बनाते हैं। अच्छा, सब बनाते हैं? भगवान करे तुम सब लोगों के फोन ये सारी वीडियो डिलीट हो जाए, फिर मजा आएगा। तेरे एक के बोलने से कुछ नहीं होता, कितने लोग बना रहे हैं यार, चिल मार। भगवान जी के दर्शन करने आए हो, यहाँ भी अपना बिजनेस करने आए हो? दोनों के बीच बहस होता देखकर रिया दोनों को शांत करवाते हुए कहती है, चुप हो जाओ दोनों, बिना बात के लड़ाई किए जा रहे हो। चलो अब सोने दो। सुबह गौरीकुंड के लिए निकलना है और वहीं से 16 किलोमीटर का ट्रैक करना है। हाँ चलो, मुझे भी सोना है, कल मुझे फ्रेश फील करना है, वरना चल नहीं पाऊंगी। और बैग भी पैक करना है। बैग पैक क्यों करना है? यही अपना बैग लेकर चलेंगे। हाँ ले तो चलेंगे अपना ही बैग, लेकिन सिर्फ जरूरत का सामान लेकर ही चलेंगे। जैसे पानी, मोटे मोटे जैकेट, मफलर, रेनकोट, दवाई वगैरह यही रखना है। और सुन, 4-5 मोजे भी रख लेना। वो क्या है ना, बहुत ठंड पड़ती है और बारिश कब होने लगती है पता भी नहीं चलता है। इतना बोलकर तीनों सोने चली जाती। अब अगली सुबह तीनों उठकर गौरीकुंड के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में वर्षा देखती है कि बहुत सारे लोग रील्स बना रहे हैं तो कई वीडियोस बना रहे हैं। हे भगवान, इन सबको सद्बुद्धि देना ताकि आपके धाम को ऐसे टूरिस्ट एरिया न बनाए। तभी अचानक से रिया गुस्से में कहती है, यार ये लोग रील्स कैसे बना सकते हैं? हद है। दर्शन करने आए हैं, यह सबको दिखाने के लिए कि हाँ देखो हम केदारनाथ आए हैं। तूने मेरे मुंह की बात छीन ली रिया, मैं भी बस यही सोच रही थी। वर्षा और रिया बात कर ही रहे होते हैं, तभी नीलम अपना व्लॉग बनाकर उन्हें ज्वाइन करती है और ऐसे ही ये तीनों केदारनाथ धाम पहुंच जाते हैं। जैसे ही एंट्री होने लगती है तो देखती है कि गेट पर कुछ लोग फोन, कैमरा सब वहीं बंद करवा के जमा करवाते हैं। और ये सब देखकर वर्षा कहती है, चलो भगवान का शुक्र है, सबका फोन बंद हो गया। अब संतुष्ट होकर दर्शन करेंगे सब लोग। हर हर महादेव। कनिका को साड़ी का बहुत शौक होता है, इसलिए वो शादी से पहले ही साड़ी पहनना शुरू कर देती है। कनिका की माँ कनिका की शादी के लिए एक लड़का देख रही होती है और एक शिवम नाम का अच्छे घर का लड़का मिलते ही घर वालों की आपसी सहमति से शादी कर देती है। शादी के बाद कनिका बहुत खुश होती है, लेकिन खुशी का कारण उसकी शादी नहीं बल्कि उसके पति शिवम की साड़ी की दुकान थी। ऐसे ही एक दिन शिवम अपनी दुकान के लिए जा रहा होता है, तभी कनिका शिवम को आवाज लगाकर बोलती है, अरे सुनिए तो, हमारी शादी को आज 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन आपने मुझे एक भी नई साड़ी ला कर नहीं दी। आज शाम को आते हुए साड़ी ले आना याद से। अरे तुम्हें शादी में इतनी सारी साड़ियाँ मिली थी, पहले उसे तो खत्म कर लो, फिर मैं और ले आऊंगा। वैसे भी तुम्हारे अलावा घर में है ही कौन जिसे साड़ियाँ चाहिए हो। मैं हूँ ना घर में, तो वही बहुत है। आप मेरे लिए साड़ी ले आओ, मुझे नहीं पता। और हाँ, अच्छी सी लेकर आना,
ये नहीं कि घर की ही बात है तो कुछ भी उठा लाओगे। यही तो बोल रहा हूँ मैं, तुम्हें घर पर ही तो रहना होता है और यहाँ तो ना ही तुम्हारी सास है और ना ही ससुर, तो तुम घर पर सूट भी तो पहन सकती हो ना। कोई मना थोड़ी है तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे लिए सूट ही ले आऊंगा, तुम पर सूट अच्छा भी लगेगा, है ना? सही बोल रहा हूँ ना मैं? नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हो। जब मुझे सूट पसंद ही नहीं है तो मैं क्या सूट का चार डालूंगी? मैं तो शादी से पहले भी मायके में साड़ी ही पहनती थी। जब आप मुझे देखने आए थे तब भी तो साड़ी पहन कर आई थी मैं। मुझे साड़ी ही पसंद है, इसलिए चाहे घर रहूं या बाहर, लेकिन मुझे साड़ी ही चाहिए। लेकिन अभी तो दुकान का माल वैसे भी खत्म होने को है। एक काम करूंगा, जब मैं दुकान के लिए और नई साड़ी लेने जाऊंगा ना तो तुम्हारे लिए भी ले आऊंगा। आपसे अभी तो बोला मुझे आज ही चाहिए। अब क्या आप अपनी बीवी की एक इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते हो? मना कहाँ किया है मैंने? मैं तो बस इतना बोल रहा हूँ, थोड़ा रुक जाओ, मैं फिर ले आऊंगा। मुझसे रुका ही तो नहीं जा रहा है। प्लीज ना ले आइए मेरे लिए साड़ी। अच्छा ठीक है, तुम मुंह मत बनाओ, मैं आते समय ले आऊंगा तुम्हारे लिए साड़ी। अब तो खुश हो ना, या अब भी मुंह बनाना है? ये हुई ना बात। अच्छा अब जाओ दुकान पर, जाने के लिए लेट नहीं हो रहा है आपको? कनिका शिवम को साड़ी के लिए मना लेती है और जैसे ही शिवम साड़ी के लिए हाँ करता है तो वो उसे दुकान पर भेज देती है। कनिका बहुत खुश थी क्योंकि अब उसे कोई भी साड़ी लेनी होती है तो वो शिवम से ही मंगवाया करती थी। शाम को शिवम साड़ी लाकर कनिका को दे देता है। कुछ दिनों तक कनिका बहुत खुश होती है। कुछ दिनों बाद शिवम अपनी दुकान के लिए बहुत सारी साड़ी लाकर घर में ही रख देता है और इतनी सारी साड़ी देखकर कनिका शिवम से बोलती है, आप दुनिया के सबसे अच्छे पति हो। मैंने आपसे एक बार बोला था कि मुझे साड़ियाँ पसंद है और आपने इतनी सारी साड़ियाँ लाकर घर में रख दी। अरे नहीं, तुम गलत समझ रही हो। ये तो सारी साड़ियाँ दुकान के लिए हैं। लेट हो रहा था मैंने सोचा आज घर पे ही रख देता हूँ, कल दुकान में सेट करवा दूंगा। मतलब इनमें से एक भी साड़ी मेरे लिए नहीं है? नहीं। जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। जब पता है मुझे साड़ियाँ कितनी पसंद है तो घर पर लाने की क्या जरूरत थी? अभी तुम्हारे लिए नई साड़ी लाए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है और तुमको फिर से नई साड़ी चाहिए। थोड़ा तो सोचो, मेरे काम में नुकसान होगा ना। ये तो आपको घर में साड़ी लाने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब घर में लाए हो तो अपनी बीवी की फरमाइश पूरी कर लो, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी। अब सोच लो क्या करना है। ठीक है, तुम्हें जो भी पसंद हो ले लेना इनमें से और मुझे बता देना कि तुमने कौन सी ली है। इसी तरह कनिका की साड़ी का लालच बढ़ता ही जा रहा था और वो आए दिन हमेशा नई नई साड़ियाँ ही लिया करती थी और जब भी शिवम उसे साड़ी लाने से मना करता तो वो मुंह बना लेती थी, तो थक कर शिवम को साड़ी देनी ही पड़ती है। कुछ दिनों बाद शिवम अपनी दुकान पर बैठा होता है कि तभी वहाँ उसकी पड़ोसन महिमा आती है और वो शिवम से साड़ी दिखाने को बोलती है। काफी देर तक शिवम उसे साड़ी दिखाता रहता है लेकिन एक भी साड़ी महिमा को अच्छी नहीं लगती है और वो शिवम से बोलती है, क्या भाई साहब, आप क्या सारी साड़ी अपनी बीवी को ही दोगे? आपने दुकान में एक भी अच्छी साड़ी नहीं रखी है। अरे नहीं बहन जी, आप रुकिए, मैं आपको और साड़ी दिखाता हूँ, वो तो आपको अच्छी लगेगी। इतनी साड़ी तो देख ही ली लेकिन एक भी अच्छी नहीं लगी। आप अपनी बीवी को ही दोगे सब साड़ी, तो दुकान के लिए बचा ही क्या है? क्या बहन जी, आप भी ना, आप ये बताइए आपको साड़ी चाहिए कैसी? मैं आपके लिए वही साड़ी लेकर आता हूँ। मुझे बिल्कुल प्लेन साड़ी चाहिए जिसका बस पतला सा बॉर्डर हो। अरे बहन जी, आपको पहले बताना चाहिए था ना। ये साड़ी तो रखी है मेरे पास, लेकिन लग रहा है जैसे आपके लिए ही रखी है क्योंकि एक आखिरी ही बची है। आप रुकिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। शिवम महिमा के लिए साड़ी लेने जाता है और साड़ी लाकर महिमा को दिखाता है। महिमा को भी वो साड़ी बहुत अच्छी लगती है और वो उसे लेने लगती है कि इतने में कनिका शिवम के लिए खाना लेकर आती है और उसकी नजर उसी साड़ी पर पड़ती है और उसे भी वो बहुत अच्छी लगती है और वो बोलने लगती है, अरे आपने इतनी अच्छी साड़ी क्या मुझसे छुपा रखी थी? आज से पहले तो कभी नहीं देखी। मुझे कितनी अच्छी लग रही है ये वाली मैं ले रही हूँ, ठीक है ना? अरे कनिका भाभी, सॉरी, लेकिन ये साड़ी मैं ले चुकी हूँ और वैसे भी ये आपकी ही दुकान है, आप कोई और सी पसंद कर लो। अरे तुम्हारा ये साड़ी को लेकर भूत कब उतरेगा? ये दुकान है, यहाँ मुझे शांति से काम करने दो। नहीं, मुझे ये वाली साड़ी दो, तभी मैं काम करने दूंगी, वरना मैं यहीं बैठ जाऊंगी। ये क्या बोल रही हो? उन्होंने ये साड़ी ले ली है और बदतमीजी मत करो। जाओ घर जाओ, मैं तुमसे घर आकर बात करता हूँ। और बहन जी, आपका ये रहा बिल। यहाँ तुम्हारी पत्नी कुछ बोल रही है, आपको उसकी नहीं पड़ी है, लेकिन ये पड़ोसनों ने जो साड़ी ले ली है उसका बहुत ख्याल है। रखो अपनी साड़ी, मुझे बात ही नहीं करनी, बड़े आए। अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? ये लो, कोई नहीं, मैं दूसरी ले लूंगी।
नहीं बहन जी, आपने ये साड़ी ले ली है तो ये आपकी हुई, और वैसे भी कनिका का कभी साड़ी से पेट नहीं भरने वाला। महिमा वहाँ से वो साड़ी लेकर चली जाती है और ये देखकर कनिका को बहुत गुस्सा आता है और वो भी घर आ जाती है और उसके बाद कभी शिवम से साड़ी नहीं मांगती है। लेकिन उसका साड़ी को लेकर लालच खत्म ही नहीं होता है और अब वो बिना बताए ही शिवम की दुकान से साड़ियाँ चोरी कर लेती है। रोज रोज साड़ी का गायब होना शिवम को बहुत परेशान करता है। एक दिन शिवम घर आकर कनिका से बोलता है, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, वैसे ही अब बिक्री नहीं हो रही थी, लेकिन अब तो साड़ी भी चोरी होने लगी, दुकान का किराया भी नहीं निकल रहा है। मुझे क्या पता, आप जानो और आपकी दुकान, ये सब मुझे कुछ नहीं पता। शिवम को कनिका पर शक तो होता है, लेकिन वो बिना सबूत के कुछ नहीं बोलता है और एक रात चुपके से कनिका फिर से दुकान में साड़ी चुराने के लिए जा ही रही होती है। लेकिन इस बार उसके पीछे शिवम भी जाता है और उसे साड़ी चोरी करता पकड़ लेता है और कनिका से बोलता है, मुझे लग ही रहा था इन सब चोरी के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी साड़ियों के लालच के पीछे अपने पति का ही नुकसान करवाते हुए? जब आप साड़ी दोगे ही नहीं तो मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा, मतलब मैं तुम्हें साड़ी नहीं देता हूँ? तो ठीक है, आज तक तुमने जितनी भी साड़ी ली है ना, अब उसमें ही रहना, क्योंकि मैं तो दुकान बंद कर रहा हूँ और कोई दूसरा काम करूँगा अब। लेकिन आप मेरी वजह से अपनी दुकान क्यों बंद कर रहे हैं? आप शुरू से ये काम करते आए हो, तो अब क्यों बंद कर रहे हो? क्योंकि अब भी दुकान रही तो तुम्हारा लालच और बढ़ता रहेगा, इससे अच्छा मैं दुकान ही बंद कर दूं। नहीं, आप ये मत करिए, मेरी गलती की सजा दुकान को मत दीजिए, इससे ही तो हमारा घर चलता है। ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अब मैं कभी साड़ी को लेकर लालच नहीं करूँगी। मैंने तो बोला ही नहीं, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन अब ये दुकान बंद ही होगी। मुझे माफ कर दो, सच में मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, आगे से कभी नहीं होगा। कनिका को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी भी मांगती है। शिवम की बीवी थी, इसलिए शिवम उसे माफ कर देता है, लेकिन अपनी साड़ी की दुकान भी बंद कर देता है ताकि आगे कभी उसका लालच ना बढ़े। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।